देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि जो इंडिया की कंपनी है वो फॉरेन एक्सचेंजेस में वो अपने आप को लिस्ट करके पैसे कलेक्ट कर सकती हैं, है ना। जो भी काम करना है, लेकिन वो करना पड़ेगा थ्रू IFSC, दैट मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो ये जो इसमें देखो, एक तो ये सर्विस सेंटर है तो मतलब सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी, इसमें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि फाइनेंशियल है तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये गिफ्ट सिटी गुजरात में। जी फॉर गिफ्ट सिटी, और जी फॉर गुजरात, एंड जी फॉर गांधीनगर। तो ये गांधीनगर में है, गुजरात में है गिफ्ट सिटी, ठीक है। तो IFSC वहाँ लोकेटेड है। तो इंडिया की कोई भी कंपनी होगी जिसे विदेश में जाके अपना लिस्ट करना होगा, जो भी फंड वगैरह कलेक्ट करने होंगे, तो उसको IFSC के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर फॉरेन की कोई कंपनी है, उसे इंडिया में ऐसे काम करने हैं, तो वो भी कहाँ पे, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं किसी भी स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में जाके उतर जाएंगे, नहीं। दे विल फर्स्ट गो टू IFSC, और वहाँ से अपनी कंपनी को लिस्ट करवाएंगे, फिर इंडियन मार्केट से पैसा उठाएंगे, ठीक है ना। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो, हमारे जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन राम मेघवाल, तो एक तो नाम इनका ध्यान रखना है करंट अफेयर्स में लॉ मिनिस्टर का, ठीक है। किरण रिजिजू हुआ करते थे पहले, उनको चेंज करके अब अर्जुन राम मेघवाल कर दिया। तो इन्होंने अभी अनाउंस किया है कि हम एंटी डिफेक्शन लॉ को चेंज नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। बेसिकली ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से लाया गया था, ठीक है। और इसको सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, वो किया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने। और 1985 में किसकी गवर्नमेंट थी? राजीव गांधी की। तो राजीव गांधी लेके आए थे इसको, एंटी डिफेक्शन लॉ को। और इससे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 10 ऐड कर दिया गया था। शेड्यूल 10 को एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो शेड्यूल 10 में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, मतलब जैसे चुनाव हो गए तो जो लोग चुन के आ जाते थे ना, तो वो क्या करते थे, अपने पैसे खा के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, या बिना उसके कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो अब वो ये काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ क्लॉज हैं, जैसे कि अगर कोई एक पार्टी से चुन के आया, है ना, चुनाव के बाद अगर दूसरी पार्टी उसने ज्वाइन कर ली तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई निर्दलीय चुन के आया और उसके बाद उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है ना, जिसको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट कर दिया, जैसे 12 लोगों को राज्यसभा में करते हैं, अगर उसने 6 महीने में कोई पार्टी ज्वाइन कर ली तो ठीक है। अगर 6 महीने के बाद अगर वो करता है ज्वाइन, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये 3 क्लॉज थे इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के। और प्लस एक क्लॉज और हुआ करता था कि 1/3 स्प्लिट वाला क्लॉज था, ठीक है। तो अब वो स्प्लिट वाले क्लॉज को हटा दिया कि 1/3 एक पार्टी का कोई मेंबर है वो स्प्लिट कर गए और दूसरी कोई नई पार्टी बना ली, तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाया करता था। अब इन्होंने इसको चेंज करके कर दिया है, इस केस में 2/3 पार्टी के अगर मेंबर हैं, जैसे कोई पार्टी में 100 MLA बने, तो 2/3 कितने हो गए? 66 MLA अगर उससे डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, है ना, तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। स्प्लिट वाले केस को हटा दिया गया है, मर्जर वाले केस को ले आए हैं इसमें। और जितनी भी चीज़ें हैं एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, मेरे हिसाब से इसमें आपकी कवर हो जाएंगी। देखो, मैंने नाइजर का बताया था कल कि नाइजर में अब आर्मी रूल आ गया है, ठीक है। उन्होंने, आर्मी वालों ने अपने ही प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया था, बोले कि अब हम सरकार चलाएंगे। तो ये आर्मी का जनरल है, इसका नाम है अब्दुर्रहमाने तिचियानी, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि हम ही हैं राजा अब यहाँ के, ठीक है। हिमसेल्फ एज अ लीडर ऑफ नाइजर। तो नाइजर के बारे में मैंने बताया था, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, सहारा डेजर्ट में पड़ती है। इसको जो कंट्रीज बॉर्डर करती हैं उनका नाम है नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो, माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, ठीक है। तो ये है। लेक चैड भी चैड और नाइजर के बॉर्डर पे पड़ती है। चैड, नाइजर, नाइजीरिया, इसके बॉर्डर पे पड़ती है लेक चैड, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो ये न्यूज़ थी इसकी। देखो, पापुआ न्यू गिनी, जो कि पैसिफिक ओशियन में पड़ती है ना, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये एक कंट्री है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, जिसके प्रेसिडेंट ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के पैर छू के वेलकम किया था। ये वही पापुआ न्यू गिनी कंट्री है। और इसमें ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में बर्थ हासिल कर ली है, मतलब अब इसको हिस्सा मिल गया है कि अब ये खेलेंगे उसमें, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़ 2024 में जो होने वाला है उसमें।
देखो, एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जिसने एनालिसिस की है और बताया है, सर्वे किया है बेसिकली। 3,682 3,682 टाइगर्स हो गए हमारे, ठीक है। 2019 में थे 2967, 2967, है ना। 2021 में हो गए थे 3167। अब 2022 में 2682 हो गए हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि टाइगर हमारा एक तरह से पैंथाला टिग्रिस हमारा एनिमल है, स्टेट। प्लस प्रोजेक्ट टाइगर हमने 1973 में 1 अप्रैल को शुरू किया था, ठीक है। और ये किया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। तो हमारा ये स्टार्ट हो गया था 1 अप्रैल को। अप्रैल फूल डे होता है, तो एक तरह से फूल ही बना दिया। अब जिन लोगों को टाइगर फोर्स बना के टाइगर को प्रोटेक्शन के लिए भेजा था, वही लोग जो है हेल्प करने लगे माफियाओं की पैसे खा खा के टाइगर्स को हंट करने में। तो टाइगर्स की पॉपुलेशन कंजर्व होने की वजह, मतलब कि बढ़े, मरने से बचे, उसकी वजह डिक्लाइन होने लगी थी बुरी तरह से, ठीक है। 1973 से अर्ली 2000 तक डिक्लाइन हुई टाइगर पॉपुलेशन। उसके बाद सरकार ने वो लिया, तो संज्ञान लिया इसका, तो और कड़े नियम बनाए। उसके बाद तुम्हारा टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं 2014 में कितनी थी, और 2014 से अब तक बहुत ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गई है। और ये हमारे लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। देखो, ये बी पाल रिजीम ये न्यूज में है। बी पाल मतलब BPA और ये एल, है ना। BPA एंड एल, ये 3 दवाई हैं। बेडाक्वालिन, बेडिक्विलाइन, प्रोटोमैनिड एंड लियोजोलिड। ये क्या है आपकी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को सही करने में काम आती हैं, ठीक है। ये मैंने बेडाक्विलिन मैंने आपको बताया था पिछली न्यूज़ में कि ये बहुत न्यूज़ में है। पिछली वीडियो में एक में बताया है कि कैसे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी इसका पेटेंट वेटेंट वाली कहानी मैंने पूरी बताई थी। तो अभी तक क्या होता था कि एक आदमी 18 महीने में 43,000 दवाइयाँ खाता था, लगभग 8 या 9 पर डे। 4300, सॉरी 43,000 गलत बोल दिया। 8 या 9 टैबलेट्स पर डे खाता था 18 महीने तक, तब जाके उसकी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी सही हो पाती थी। अब इन 3 टैबलेट को खाने से आपका एक तो टाइम बहुत कम हो गया, 26 वीक टाइम हो गया। 26 वीक का मतलब होता है लगभग 6 महीने, 6-7 महीने, ठीक है। और आपको टैबलेट खानी पड़ेंगी 3 टैबलेट पर डे, यही 3। तो इससे आपकी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिल्कुल कम क्या, ठीक है। अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती कैसे है, देखो। आपको अगर एक बार टीबी हो गई, अगर आप दवाई लेने जाओगे ना, तो जो वो दवाई देंगे, इसका कोर्स होता है 6 महीने का। पहली टीबी का कोर्स 6 महीने का होता है। अगर आपने 6 महीने तक दवाई ले ली तो आप परफेक्ट ठीक हो जाओगे, आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी। जनरली होता क्या है कि अब जैसे ही आप एक हफ्ते दवाई खाते हो ना, आपकी खांसी वांसी एकदम ठीक हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप एकदम ठीक हो गए हो। फिर जनरली इग्नोरेंस में आके आप लोग दवाई खाना बंद कर देते हो, ठीक है ना। पेशेंट बेसिकली ऐसा करते हैं, वो दवाई खाते नहीं है। और फिर क्या होता है, जो बैक्टीरिया टीबी का होता है वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है, उन दवाइयों से मरता नहीं है। फिर अगर दोबारा खाओगे तो उनके लिए फिर नई हैवी दवाइयाँ लानी पड़ती हैं। तो ऐसे ही ड्रग रेजिस्टेंट होता है पहले, फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है, फिर टोटल ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है। अगर टोटल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी अगर आपको हो गई है तो आपको कोई नहीं बचा सकता, उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। इसमें फिर आपके लंग्स में फ्लूइड भरेगा और आप सांस नहीं ले पाओगे, एंड में जाके मर जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बी पाल रिजीम किससे रिलेटेड है? ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के इलाज से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें 3 दवाइयाँ हैं, तीनों के नाम याद रखना चाहो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक। अब आपको एक ऐसे देश की जो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है उसकी कहानी बताने वाले हैं। उसका नाम है कंबोडिया। कंबोडिया की कहानी ये है कि हुन मैनेट एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, जो, नहीं सॉरी, हुन मैनेट नहीं, हुन सान एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था जो 38 ईयर्स तक उसने रूल किया। एक ही आदमी प्राइम मिनिस्टर था लगभग 40 साल, है ना। लोगों पे बहुत जुल्म करता था वाली बात है। आयरन फिस्ट से उसने रूल किया। अब उसने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, बोले अब मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं रहूंगा। अब कह रहा, फिर उन्होंने पूछा तो कौन प्राइम मिनिस्टर रहेगा भाई साहब, आपने रिजाइन कर दिया है तो। बोले कि अब मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर रहेगा। उसका बेटा है 4 स्टार जनरल है आर्मी में, उसका नाम है हुन मैनेट। अब ये नेक्स्ट कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो 30-40 साल ये खुद राज करेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है परिवारवाद, ये होता
तो दोस्तों ये होता है आपका नेपोटिज्म, असली नेपोटिज्म। ठीक है ना? जैसे जिसका बाप है उसी का बेटा प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है ना? ऐसा हमारे इंडिया में भी है। किस फैमिली में है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मतलब किस किस पार्टी में है ऐसा। ठीक है, एक यूपी की पार्टी भी है, मतलब कई पार्टी हैं, आप कमेंट करके बता देना। देखो, अगर कहीं पे भी आपको गैको लिखा मिल जाए ना, गैको का मतलब बेसिकली छिपकली होता है। तो ये मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली पाई जाती है ना? पैराशूट गैको पाटागिया। ठीक है ना? तो इसका ये नाम है, पैराशूट गैकोस पाटागिया। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके फिन्स वगैरह सी लगी रहती हैं, और इसकी जो पूंछ है ना, उसकी पूंछ में भी एंटी पैराशूट मैकेनिज्म होती है बेसिकली। एक तरह से पैराशूट सा होता है इसकी पूंछ में, जो जैसे उड़ के जा रही है तो ब्रेक लगाने के काम आता है एक तरह से। ऐसे करके तो ये चीज़ ध्यान रखना। उड़ने वाली छिपकली, फ्लाइंग गैको इज फाउंड इन मिजोरम। देखो, केरला स्टोरी जैसे मैंने आपको बताया था कि केरला स्टोरी ने कैसे इनका एजेंडा और क्या क्या चीज़ें बुराइयां हो रही हैं केरल में, उन सबको, केरल में ही नहीं पूरे इंडिया में, उनको एक्सपोज करके रख दिया। ठीक है? तो इससे क्या हुआ कि लोगों की आंखें खुल गई हैं, हिंदू धर्म के लोगों की। तो अब उसमें डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है केरल में। मैंने कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ बनाई थी जिसमें बताया था कि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की मिसालें दे रहे हैं, जिससे कि हिंदू फिर से सो जाए। ठीक है? जो जाग रहा है धीरे धीरे करके वो फिर से सो जाए। अब इसी तरह से हिंदू मुस्लिम मॉस्क एक छोटा सा ऐसे करके स्ट्रक्चर करके तैयार खड़ा कर दिया है, जिसमें एक तरफ मुसलमान अ, आदमी प्रे कर रहा है, दूसरी तरफ हिंदू औरत प्रे कर रही है। आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है? तो ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है कि देखो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लव जिहाद जैसा कुछ भी नहीं है, टेररिज्म जैसा कुछ भी नहीं है, अबडक्शन जैसा कुछ भी नहीं है, आईएसआईएस जैसा कुछ नहीं है। ठीक है कि नहीं? आप बस सोते रहो, प्यार से कन्वर्ट होते रहो और अपनी जान देते रहो। ठीक है? कोई रेप नहीं होते, कोई आपको बुर्का नहीं थोप रहा है, कहीं पे केरला में शरिया नहीं लगा है। ठीक है? आपको पता होगा केरल में भी जगह ऐसी है जहाँ पर शरिया कानून चलता है। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये देश विरोधी ताकतें हैं, या कहो ये एजेंडावादी लोग हैं, जिनका काम ये होता है कि ये कम्युनिटी, जो हिंदू कम्युनिटी है, वो सोती रहे। ठीक है ना? तो ये लोग अब एक्टिव हो गए हैं ये दिखाने के लिए कि नहीं देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कम्युनिटी हमारी कितनी पीसफुल है ये वाली। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो शेयर करो और लाइक करो। ठीक है? और जो चीज़ें मैं बोलता हूँ कि कमेंट करके बता देना, उनको बता दिया करो।